असम से यार ये चालू है, सुन रही हो ना? 2 जनवरी 2026 को मादुरो काराकास में चीनी अधिकारियों से राज्य टीवी पर मिले। डोनाल्ड ट्रंप ने TRUTH सोशल पर कहा कि मादुरो और उनकी पत्नी पकड़ी दीधे गए और देश से बाहर भेजे गए। अब वे अगली बार टेलीविजन नहीं, न्यूयॉर्क की अदालत में दिखेंगे। ट्रंप ने बताया कि अमेरिकी बलों ने चीनी अधिकारियों से मिलने के 24 घंटों में मादुरो और उनकी पत्नी को वेनेजुएला से बाहर भेज दिया। मादुरो को हटाना डोनरो सिद्धांत का परिणाम था। शायद उन्होंने बताया नहीं कि यह केवल ट्रेलर था। डोनरो सिद्धांत कोई इत्तेफाक नहीं था। ट्रंप ने इसे एक जीनियस से उधार लिया। 1823 में राष्ट्रपति जेम्स मोनरो ने एक सिद्धांत घोषित किया जिसने वैश्विक राजनीति बदल दी। इसमें कहा गया था कि यूरोपीय शक्तियां अमेरिका से दूर रहें और अमेरिका यूरोपीय संघर्षों से अलग रहेगा। इसे मोनरो सिद्धांत कहा गया। यह एक शानदार कदम था क्योंकि मोनरो सिद्धांत लैटिन अमेरिका में यूरोपीय हस्तक्षेप रोकने के लिए जारी हुआ था। इसका उद्देश्य अमेरिकी सुरक्षा और आर्थिक हितों की रक्षा करना था, जिसमें पश्चिमी गोलार्ध को यूरोपीय उपनिवेशीकरण और राजनीतिक प्रणालियों के लिए बंद घोषित किया गया। 200 साल बाद और दुनिया अब बहुत अलग दिखती है, लेकिन सिद्धांत वापस आ गया है। बस फर्क इतना है कि इस सिद्धांत का उद्देश्य बदल गया है। ट्रंप ने इस सिद्धांत को डोनरो सिद्धांत नाम दिया और इस बार इसका लक्ष्य चीन है, न कि यूरोप। हाँ, आपने सही सुना। आज अमेरिका लैटिन व दक्षिण अमेरिका में चीन के प्रभाव को आर्थिक, रणनीतिक और राजनीतिक रूप से नुकसान पहुंचा रहा है। अगर यह रणनीति सफल रही तो चीन का वैश्विक प्रभुत्व रोक सकती है, जबकि लैटिन अमेरिका में चीन की मौजूदगी बढ़ रही है। अमेरिका यूरोप और मध्य पूर्व में उलझा होने के बावजूद वाशिंगटन में खतरे की घंटियां बज रही हैं। अमेरिकी नीति निर्माता और सैन्य अधिकारी अब चीन की बढ़त को क्षेत्र में अमेरिकी प्रभाव के लिए खतरा मानते हैं। यह गिरावट अचानक नहीं हुई। पहले कार्यकाल में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लैटिन अमेरिका पर सख्त रुख अपनाया। उनकी सरकार ने क्यूबा, निकारागुआ, वेनेजुएला पर प्रतिबंध लगाए। कई देशों, खासकर मध्य अमेरिकी नॉर्दर्न ट्रायंगल को दी जाने वाली सहायता में कटौती की और क्षेत्रीय व्यापार से पीछे हटी। ट्रंप ने संयुक्त राज्य अमेरिका को ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप से भी बाहर निकाल लिया, जिससे व्यापार से व्यापक रूप से पीछे हटने का संकेत मिला। नेतृत्व, यह एक शानदार कदम लग रहा था, लेकिन बहुत सारे विश्लेषक इससे सहमत नहीं थे। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि इन कदमों से कई लैटिन अमेरिकी सरकारें चीन के करीब आ गईं, जो बिना शर्त पैसा दे रहा था। जो बाइडेन ने पद संभालते ही सुधार का वादा किया, वे ओबामा के तहत लैटिन अमेरिकी नीति के नेता थे। जो बाइडेन ने लगातार चीन को एक रणनीतिक प्रतिद्वंद्वी बताया और क्षेत्र में अमेरिका की नई नेतृत्व भूमिका की मांग की। 2021 में जो बाइडेन और G7 नेताओं ने चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जवाब में बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड B3W पहल शुरू की, जिसमें लैटिन अमेरिका भी था, लेकिन इसका क्रियान्वयन कमजोर रहा। बाइडेन प्रशासन ने पहले साल B3W के लिए सिर्फ $6 मिलियन दिए। बाद में इसका नाम बदलकर पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट किया गया, जिससे अमेरिका की गंभीरता और टिकाऊपन पर सवाल उठे। 2022 के समिट ऑफ द अमेरिकाज में बाइडेन ने अमेरिका पार्टनरशिप फॉर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी सहित नई आर्थिक पहलें घोषित की, जो कि क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए थीं। उनकी सरकार ने ताइवान के लिए समर्थन मजबूत करने की भी कोशिश की और बार बार देशों को हुआवेई तकनीक के इस्तेमाल के खतरों के बारे में चेतावनी दी। आलोचकों ने कहा कि यह व्यापार के लिए पर्याप्त नहीं था। यूएस चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन की 2024 की रिपोर्ट में कहा गया कि लैटिन अमेरिका में चीन के बढ़ते प्रभाव से वाशिंगटन को रणनीतिक चुनौतियां मिल रही हैं। कांग्रेस ने कागजों पर प्रतिक्रिया दी है, लेकिन 2024 तक स्थिति संदिग्ध है। हालांकि 2022 में सीनेटर बॉब मेनेंडेज और मार्को रूबियो द्वारा पेश द्विदलीय विधेयक का मकसद क्षेत्र में सुरक्षा सहयोग और मादक पदार्थ विरोधी प्रयास बढ़ाकर चीन के दुष्प्रभाव का मुकाबला करना था। अन्य प्रस्तावों में पूरे पश्चिमी गोलार्ध में स्थायी अमेरिकी व्यापार साझेदारियों का आह्वान किया गया, जिससे कंपनियों को चीन से आपूर्ति श्रृंखलाओं को पास के देशों में स्थानांतरित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। इन विधेयकों में से कोई भी कानून नहीं बना। वाशिंगटन बहस और देरी करता है
वहीं बीजिंग चुपचाप लैटिन अमेरिका का भविष्य बदल रहा है। 2024 आ गया है और दूसरे कार्यकाल में डोनाल्ड ट्रंप स्पष्ट हैं कि लैटिन अमेरिका में चीन का वर्चस्व खत्म करना है। इसके लिए ट्रंप 2 शताब्दी पीछे जाकर मुनरो सिद्धांत का उपयोग कर रहे हैं। मुनरो सिद्धांत की 250वीं वर्षगांठ पर 2 दिसंबर 2025 को व्हाइट हाउस ने प्रेस विज्ञप्ति में घोषणा की कि प्रशासन अमेरिका फर्स्ट नीति के तहत इसे फिर लागू कर रहा है। ट्रंप ने बार बार 19वीं सदी के अमेरिकी राष्ट्रपतियों के प्रति अपनी प्रशंसा जाहिर की है। उन्होंने खुले तौर पर विलियम मैकिनली जैसे व्यक्तित्व की तारीफ की है, जिन्हें वह टैरिफ के जरिए अमेरिका को अमीर बनाने का श्रेय देते हैं। थियोडोर रूजवेल्ट ने पनामा नहर बनाकर वैश्विक व्यापार और शक्ति को बदला। जेम्स मुनरो वो राष्ट्रपति थे जिन्होंने कहा था कि विदेशी ताकतों को पश्चिमी गोलार्ध में दखल का अधिकार नहीं है। ये उदाहरण सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि गहराई से बात बताते हैं। ट्रंप फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के बाद पहले अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जिन्होंने आधुनिक विचार को नकारा कि अमेरिका के बड़े खतरे दूर दराज इलाकों में हैं। ट्रंप के लिए असली खतरा देश के भीतर ही है। ट्रंप के नजरिए में आज अमेरिका के सामने सबसे बड़े खतरे दक्षिणी सीमा से बड़े पैमाने पर हो रही अवैध आप्रवासन और ड्रग तस्करी हैं, जिन्हें वह हर साल होने वाली हजारों ओवरडोज मौतों से जोड़ते हैं। और यही विश्वास सब कुछ तय करता है। ट्रंप के लिए उद्देश्य सिर्फ सीमा सुरक्षा नहीं है, बल्कि उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक पूरे पश्चिमी गोलार्ध पर पूरी तरह से प्रभुत्व स्थापित करना है। ट्रंप का उद्देश्य है कि अमेरिका की सैन्य, आर्थिक और राजनीतिक ताकत से इस क्षेत्र के सभी खतरे खत्म करे। इसमें चीन भी है। यह रणनीति अमेरिकी विदेश नीति से अलग है। ट्रंप दूर देशों की जगह अमेरिका की ताकत अपने पड़ोस पर केंद्रित कर रहे हैं। इसी वजह से मीडिया में कई लोगों ने इस नीति को एक नया नाम दिया है डॉनरो डॉक्ट्रिन। यह मोनरो डॉक्ट्रिन का आधुनिक संस्करण है जिसे 21वीं सदी के लिए अपडेट किया गया है। अमेरिका सुर्खियों में जंग जीत रहा है जबकि जमीन पर दोनों पक्ष प्रतिस्पर्धा में हैं। चीन सालों से कम दिखावे के साथ बुनियाद तैयार कर रहा था। उसकी सफलता इसी खामी के कारण है। दक्षिण और लैटिन अमेरिका अमीर पूरी तरह धर्मनिरपेक्ष या उदार नहीं हैं, हालांकि कुछ अपवाद हैं। पनामा और ब्राजील ने तरक्की की है, पर क्षेत्र का विकास अभी भी अमेरिका से बहुत पीछे है। इस अंतर के कारण दशकों से कमजोर संस्थाएं, गरीबी और अस्थिरता ने अंडरवर्ल्ड को पनपने दिया है। ड्रग कार्टेल, माफिया और हिंसक गिरोह पूरे क्षेत्र में सक्रिय हैं। इन चुनौतियों के चलते अमेरिका ने सख्त कदम उठाए। वॉशिंगटन ने समर्थन से पहले राजनीतिक, कानूनी और संवैधानिक सुधार मांगे, जबकि चीन ने अलग रास्ता लिया। कोई शर्तें नहीं, लोकतंत्र या शासन पर कोई भाषण नहीं, कानून या सिस्टम बदलने का कोई दबाव नहीं। चीन ने इन देशों को बिना किसी शर्त के स्वीकार किया। 2024 तक बीजिंग ने चिली, कोस्टा रिका, इक्वाडोर, निकारागुआ, पेरू के साथ मुक्त व्यापार समझौते किए हैं। मर्कोसुर ट्रेड ब्लॉक के विरोध के कारण उरुग्वे के साथ बातचीत विफल हो गई, जिसे 1991 में अर्जेंटीना, ब्राजील, पराग्वे और उरुग्वे ने स्थापित किया था। इस झटके के बाद भी चीन ने अन्य जगह व्यापार समझौते किए। लैटिन अमेरिका व कैरेबियन के 20+ देश चीन की बेल्ट एंड रोड में शामिल हैं। हाल में कोलंबिया भी जुड़ा। आज ब्राजील, क्यूबा, पराग्वे, पेरू और वेनेजुएला में लैटिन अमेरिका के सबसे बड़े चीनी प्रवासी समुदाय हैं। यह इस बात का जीवित प्रमाण है कि क्षेत्र में चीन का प्रभाव अब अस्थायी या प्रतीकात्मक नहीं रहा, लेकिन व्यापार केवल कहानी का एक हिस्सा है। चीन और लैटिन अमेरिका को जोड़ने वाली असली कड़ी पैसा है। चीनी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और राज्य समर्थित ऋण पूरे क्षेत्र में प्रभाव के शक्तिशाली उपकरण बन गए हैं। 2024 में लैटिन अमेरिका और कैरेबियन में चीन का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 85 अरब डॉलर तक पहुंचा, जो उसके कुल विदेशी निवेश का करीब 6% है। चीन के नीति बैंक, चाइना डेवलपमेंट बैंक और एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक अब क्षेत्र के बड़े ऋणदाता हैं। 2005 से इन दोनों बैंकों ने लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन सरकारों व कंपनियों को 120 अरब डॉलर से ज्यादा ऋण दिए हैं। अधिकांश पैसा ऊर्जा और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में गया, जो अक्सर तेल के बदले ऋण से समर्थित होते हैं। वेनेजुएला इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। यह क्षेत्र में चीन का सबसे बड़ा उधारकर्ता है, जिसे चीनी सरकारी ऋणों में लगभग 60 अरब डॉलर मिले हैं, जो ज्यादातर तेल, पावर प्लांट और बुनियादी ढांचे से जुड़े हुए हैं। ये फंड आकर्षक दिखते हैं, लेकिन इनके परिणाम अच्छे नहीं थे।
चीनी ऋण आमतौर पर कम राजनीतिक शर्तों के कारण आकर्षक लगते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर देशों के लिए यह निर्भरता खतरनाक हो सकती है। आलोचकों ने चेताया कि वेनेजुएला जैसे देश कर्ज के जाल में फंस जाते हैं, जहां उधारी चुकौती संकट या डिफॉल्ट तक पहुंचती है। आज कई लैटिन अमेरिकी देश अपने चीनी कर्ज की शर्तें फिर से तय करने की कोशिश कर रहे हैं। विश्लेषकों का कहना है कि कुछ चीनी कंपनियां कम पर्यावरण और श्रम मानकों पर काम करती हैं, जिससे स्थानीय समुदायों और पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान हो सकता है। कई सरकारों के लिए और भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि चीन का प्रभाव महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे जैसे बंदरगाहों, पावर ग्रिड्स और ऊर्जा नेटवर्क में लगातार बढ़ रहा है। आलोचकों का कहना है कि इतना नियंत्रण राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, खासकर जब भू राजनीतिक तनाव बढ़े। चीन ने वादा किया है कि वह हर साल कम्युनिटी ऑफ लैटिन अमेरिकन एंड कैरिबियन स्टेट्स देशों के 300 राजनीतिक दल अधिकारियों को बीजिंग बुलाएगा। 3 साल में 900 अधिकारी होंगे। यह पारंपरिक कूटनीति से आगे की रणनीति है, जो चुनावी अस्थिरता से बचने के लिए बनाई गई है। मेक्सिको, ब्राजील, कोलंबिया और चिली की वामपंथी सरकारें बीजिंग के प्रति सकारात्मक हैं, लेकिन चीन जानता है कि क्षेत्रीय नेतृत्व कभी भी बदल सकता है। 2025 में चिली, बोलीविया, जमैका, होंडुरास, 2026 में ब्राजील, पेरू, कोलंबिया, कोस्टा रिका, 2027 में अर्जेंटीना, ताइवान समर्थक ग्वाटेमाला और 2028 में पराग्वे में राष्ट्रपति या संसदीय चुनाव होंगे। मध्यम और उच्च स्तर के पार्टी नेताओं, जिनमें संभावित राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार भी शामिल हैं, के साथ संबंध बनाकर चीन अपनी लैटिन अमेरिकी और कैरेबियाई, लैटिन अमेरिकन एंड कैरेबियन रणनीति में राजनीतिक मजबूती ला रहा है। अमेरिका चीन की रणनीति के सामने कमजोर दिख रहा था, लेकिन उसके पास एक अजीब योजना थी। उसने अपने सबसे बड़े फायदे का इस्तेमाल करके इतिहास की सबसे बड़ी वापसी में से एक को अंजाम दिया। फरवरी 2025 में ट्रंप ने कनाडा, मैक्सिको और चीन पर फेंटानिल अमेरिका लाने का आरोप लगाकर टैरिफ लगाए, जबकि कनाडा इसका बड़ा स्रोत नहीं है। आलोचनाओं के बावजूद ये टैरिफ लागू हैं। अगस्त 2025 में ट्रंप ने इसे और बढ़ाया। उन्होंने आदेश दिया कि अमेरिकी सेना ड्रग कार्टेल्स को सीधे निशाना बना सकती है और उन्हें विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया। लैटिन अमेरिका में बहुत सारे कार्टेल हैं और वहां से बहुत सारी ड्रग्स आ रही हैं, ट्रंप ने कहा। तो आप जानते हैं, हम अपने देश की रक्षा करना चाहते हैं, हमें अपने देश की रक्षा करनी ही होगी। पिछले 2 महीनों में पेंटागन ने नौसेना, हवाई शक्ति और 10,000 सैनिकों के साथ ड्रग्स रोकने के लिए ताकत दिखाई है। रूजवेल्ट रोड्स, जो 2004 में बंद हुआ अमेरिकी नौसैनिक अड्डा है, अब फिर से चालू हो रहा है। विमान हैंगर के बाहर युवा सैनिक सप्लाई ट्रेलर की ओर बढ़ रहे हैं। हम जहां जाते हैं आप भी चलते हैं, विमान रनवे पर है। कैरेबियन में व्यापक सैन्य विस्तार के तहत 10 F-35B फाइटर जेट्स को इस अड्डे पर तैनात किया गया है। फिर सबसे नाटकीय कदम उठाया गया। पेंटागन ने USS जेराल्ड आर फोर्ड युद्ध समूह को कैरेबियन भेजने का आदेश दिया। अमेरिका अपनी नौसेना का लगभग 1/7 हिस्सा इस क्षेत्र में तैनात करेगा, जो 1962 के क्यूबा मिसाइल संकट के बाद सबसे बड़ा जमावड़ा है। ड्रग कार्टेल पर इतनी ताकत तैनात करना बेवकूफ़ी थी। असल मकसद कुछ और था। ड्रग्स निशाना नहीं थे। यह भारी सैन्य उपस्थिति डराने, दबाव बनाने और संभावित रूप से उन शासन व्यवस्थाओं को हटाने के लिए बनाई गई है जिन्हें ट्रंप शत्रुतापूर्ण मानते हैं। ड्रग नियंत्रण तो बस कानूनी औचित्य है। मुख्य निशाना निकोलस मादुरो हैं, लेकिन वे अकेले नहीं। जब कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने नौसैनिक अभियानों के दौरान अमेरिका पर निर्दोष मछुआरों की हत्या का आरोप लगाया, तो ट्रंप ने कोलंबिया को दी जाने वाली सारी अमेरिकी सहायता बंद कर दी और पेट्रो को एक अवैध ड्रग नेता करार दिया। सिर्फ वही आरोप अमेरिका की ओर से किसी और सरकार के खिलाफ कार्रवाई के लिए एक बहाना बन सकता है। यह सिर्फ मादक पदार्थ विरोधी नीति नहीं, बल्कि पश्चिमी गोलार्ध में अमेरिकी प्रभुत्व कायम करने की कोशिश है। इसी कारण जनवरी 2025 में पद संभालते ही ट्रंप ने पनामा नहर और ग्रीनलैंड का जिक्र किया। शुरू से ही उन्होंने दिखा दिया कि रणनीतिक भूगोल फिर अमेरिकी नीति का केंद्र बन गया है। ट्रंप ने दावा किया कि चीन गुप्त रूप से पनामा नहर नियंत्रित करता है, जबकि यह पनामा के पास है। उन्होंने नहर फिर से कब्जाने की धमकी दी, जिसे अमेरिका ने 1999 में सौंपा था। उनका कहना है कि यह जलमार्ग इतना अहम है कि प्रतिद्वंद्वी के नियंत्रण में नहीं होना चाहिए। सही हो या नहीं, यह मुद्दा गौण है। पिछले दशक में चीन ने लैटिन अमेरिका में अपना प्रभाव काफी बढ़ाया है और सफल रणनीति अपनाई है। यह तकनीक अजेय थी, फिर भी अमेरिका ने समस्या हल कर ली।
यह 2017 की बात है। उसी साल पनामा ने चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल होने का फैसला किया, जिसे वॉशिंगटन ने तुरंत एक रणनीतिक खतरे के रूप में देखा। अमेरिका ने BRI को साधारण निवेश नहीं बल्कि पश्चिमी गोलार्ध में चीन के नियंत्रण बढ़ाने का जरिया माना। कुछ साल आगे बढ़े तो दबाव दिखने लगा। बाद में पनामा ने घोषणा की कि वह बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से पीछे हट जाएगा, जो बीजिंग से दूरी बनाने और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ फिर से जुड़ने का स्पष्ट संकेत था। फिर आए बंदरगाह। पनामा नहर के दोनों सिरों पर दो सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह बालबुआ और क्रिस्टोबल का निर्माण अमेरिकी निवेश से हुआ, लेकिन इन्हें पनामा पोर्ट्स कंपनी संचालित करती है, जो C.K हचिसन होल्डिंग्स की सहायक है। C.K हचिसन हांगकांग का समूह है जिसका बीजिंग से मजबूत संबंध है और वह बंदरगाह संचालन कंपनी में 90% हिस्सेदारी रखता है। रियायत 1997 में मिली थी, 2021 में 25 साल के लिए नवीनीकृत हुई। पनामा नहर प्रबंधन पर अमेरिका की आलोचना बढ़ने से मुद्दा उजागर हो गया। पनामा के अटॉर्नी जनरल ने C.K हचिसन की रियायत रद्द करने का समर्थन किया और पूछा कि क्या इतनी रणनीतिक संपत्ति चीन से जुड़ी कंपनियों के पास रहनी चाहिए। फिर आया वह मोड़। 3 मार्च 2025 को अमेरिकी एसेट मैनेजमेंट कंपनी ब्लैक रॉक ने निवेशक समूह के साथ लगभग $23 अरब में बालबोआ और क्रिस्टल बॉल बंदरगाहों की रियायत खरीदी। यह सिर्फ व्यापारिक सौदा नहीं था, बल्कि पनामा पर वॉशिंगटन का जबरदस्त दबाव भी था, और इसने एक स्पष्ट संदेश भेजा कि संयुक्त राज्य अमेरिका पृथ्वी के सबसे रणनीतिक चोक पॉइंट्स में से एक पर अपना नियंत्रण फिर से स्थापित कर रहा था। ट्रंप के लिए इतने महत्वपूर्ण चोक पॉइंट पर चीनी प्रभाव की धारणा अस्वीकार्य है। इसी समय प्रशासन ने आर्थिक मोर्चे पर आक्रामक कदम उठाए। ट्रंप ने अधिकतर देशों से आयात पर 10% टैरिफ लगाया, जिसमें लैटिन अमेरिका भी शामिल है, जबकि मैक्सिको और ब्राजील पर ज्यादा टैरिफ लगाए, जहां चीनी प्रभाव अधिक है। अवैध प्रवास और मादक पदार्थ तस्करी पर चिंता जताई गई, लेकिन असल संदेश था, व्हाइट हाउस से सहयोग करो, अमेरिका आर्थिक व राजनीतिक इनाम देगा। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मिले ने मेक अर्जेंटीना ग्रेट अगेन नारे पर चुनाव लड़ा और ट्रंप की 2020 की हार पर सवाल उठाए। अक्टूबर 2025 में जब अर्जेंटीना की अर्थव्यवस्था संकट में थी, ट्रंप प्रशासन ने $20 अरब की मदद दी। कुछ दिनों बाद चुनाव में मिले की पार्टी ने जीत हासिल की। अगले दिन ट्रंप ने इसका श्रेय खुद को दिया और कहा, हम दक्षिण अमेरिका पर मजबूत पकड़ बना रहे हैं। राष्ट्रपति नायब बुकेले ने सहमति दी कि वे 200 से ज्यादा वेनेजुएला के निर्वासित लोगों को अपनी उच्च सुरक्षा जेल में रखेंगे, जब अन्य देश तैयार नहीं थे। बोलीविया में 2 दशक के वामपंथी शासन का अंत नवंबर 2025 में हुआ, जिसे अमेरिकी अधिकारियों ने खुले तौर पर मनाया। अब लगता है चिली दक्षिणपंथी राष्ट्रपति चुनेगा, जिन्होंने ट्रंप को अपनाया। पेरू में ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों ने कथित तौर पर एक प्रमुख राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार, एक दक्षिणपंथी मेयर जिन्हें पॉर्की कहा जाता है, की मदद करने की कोशिश की, ठीक उसी समय जब उन्होंने सितंबर में मारे गए रूढ़िवादी कार्यकर्ता चार्ली किर्क के लिए एक स्मारक सभा आयोजित की थी। सहयोग न करने वालों को इसके परिणाम भुगतने पड़ते हैं। व्हाइट हाउस ने लैटिन अमेरिका की 3 वामपंथी तानाशाही सरकारों पर सख्त कदम उठाए, निकारागुआ पर 100% टैरिफ की धमकी दी, क्यूबा को अलग थलग किया और वेनेजुएला पर दबाव बढ़ाया। ब्राजील ट्रंप की रणनीति की सबसे बड़ी चुनौती बना। जुलाई 2025 में ट्रंप ने ब्राजील पर 50% टैरिफ और प्रतिबंध लगाए ताकि जैक बोल्सोनारो के खिलाफ मुकदमा रोका जा सके। ब्राजील के वर्तमान राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला डी सिल्वा ने सार्वजनिक रूप से इसका विरोध किया, जिससे उनकी लोकप्रियता बढ़ गई। बोल्सोनारो को तख्तापलट की कोशिश में दोषी पाकर ब्राजील ने 27 साल की सजा दी। कुछ हफ्ते बाद ट्रंप ने अपना रुख बदल लिया। उन्होंने राष्ट्रपति लूला से मिलकर कहा कि वे उन्हें पसंद हैं। दोनों देश टैरिफ खत्म करने पर बात कर रहे हैं। कई वर्षों तक अमेरिकी नीति निर्माता दक्षिण अमेरिका की कूटनीतिक और आर्थिक वास्तविकताओं को काफी हद तक नजरअंदाज करते रहे और इसके बजाय यूरोप और एशिया पर ध्यान केंद्रित किया। वह खालीपन ज्यादा देर तक खाली नहीं रहा। चीन ने उसमें कदम रखा। अब ट्रंप का मानना है कि अमेरिका को किसी भी कीमत पर दक्षिण अमेरिका पर फिर से नियंत्रण स्थापित करना चाहिए, ताकि चीन इस क्षेत्र को अमेरिका के खिलाफ एक रणनीतिक पिछवाड़ा न बना सके। इसीलिए उनकी कई कार्रवाइयां सख्त या चरम दिखती हैं। ट्रंप के नजरिए में यह लोकप्रियता नहीं, रोकथाम का मामला है। यह नजरिया अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति 2025 में भी साफ तौर पर दिखता है, जिसमें पश्चिमी गोलार्ध को मजबूत करने पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करने पर जोर दिया गया है। यह सैन्य रुख जून में बहुत निचले स्तर से शुरू हुआ था,
बिल्डअप से पहले अमेरिका के करीब 2400 सक्रिय सैनिक लैटिन अमेरिका, कैरेबियन, प्यूर्टो रिको और अमेरिकी वर्जिन आइलैंड्स में तैनात थे। क्षेत्र में कोई स्थायी नौसेना पोत नहीं था, केवल कुछ विमान तैनात थे। आज केवल प्यूर्टो रिको और अमेरिकी वर्जिन आइलैंड्स में दर्जनों विमान, नौसेना पोत और लगभग 15,000 सैनिक तैनात हैं। इस दृष्टिकोण के तहत संयुक्त राज्य अमेरिका अपनी वैश्विक सैन्य उपस्थिति को पुनः समायोजित कर रहा है, क्षेत्रीय देशों के साथ बेहतर संबंधों की तलाश कर रहा है, बिना उन पर लोकतांत्रिक सुधार थोपे। उन देशों के साथ जुड़ाव बनाना जिनकी प्रणाली और शासन अमेरिका से अलग है, और प्रमुख समुद्री मार्गों पर अधिक नियंत्रण स्थापित करना। चीन ने भी इस बदलाव पर ध्यान दिया है। व्हाइट हाउस के मोनरो सिद्धांत बयान के कुछ दिनों बाद बीजिंग ने लैटिन अमेरिका और कैरेबियन पर अपनी नीति पत्रिका जारी की। इस दस्तावेज में स्पष्ट रूप से चीन की मंशा बताई गई है कि वह लैटिन अमेरिका और कैरेबियन क्षेत्र में अपनी आर्थिक, मानवीय और सैन्य भागीदारी का विस्तार करना चाहता है। यह पत्रिका दक्षिण अमेरिका में चीनी निवेश से ज्यादा कूटनीतिक भाषा से अमेरिका का मुकाबला करने पर केंद्रित है। यह दिखाता है कि बीजिंग इस क्षेत्र से हटने या भागीदारी कम करने का इरादा नहीं रखता। चीन और लैटिन अमेरिका के संबंध 16वीं सदी से हैं। मनीला गैलेन व्यापार मार्ग ने चीन और मेक्सिको को जोड़कर चीनी मिट्टी, रेशम और मसाले प्रशांत महासागर पार पहुंचाए। आधुनिक भू राजनीति से पहले भी चीन और अमेरिका में व्यापार था, जो 1840 के दशक तक और भी गहरा हो गया। हालांकि ये संबंध अब काले तरीके से थे। लाखों चीनी प्रवासियों को लैटिन अमेरिका में कुली बनाकर गिरफ्तार कर क्यूबा के गन्ने के खेतों व पेरू की चांदी की खदानों में जबरन काम कराया गया। 100 सालों तक चीन का इस क्षेत्र से संबंध सिर्फ प्रवास तक सीमित रहा। बीजिंग आंतरिक क्रांतियों, युद्धों और राजनीतिक उथल पुथल में व्यस्त था, जिससे वैश्विक महत्वाकांक्षाओं के लिए बहुत कम जगह बची थी। यह स्थिति 1970 के दशक में बदलने लगी। 1972 में राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन की चीन यात्रा के बाद ज्यादातर लैटिन अमेरिकी देशों ने माओ जेडोंग की कम्युनिस्ट सरकार को मान्यता दी। फिर भी जुड़ाव सीमित रहा। असली बदलाव 2001 में चीन के विश्व व्यापार संगठन में शामिल होने पर आया। तब से आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक संबंध तेजी से बढ़े। 21वीं सदी की शुरुआत में चीन का लैटिन अमेरिका की अर्थव्यवस्था में कोई खास योगदान नहीं था। 2000 में चीन का लैटिन अमेरिका के निर्यात में हिस्सा 2% से कम था, लेकिन उसकी अर्थव्यवस्था के तेज बढ़ने से सब बदल गया। चीन की तेज औद्योगिक वृद्धि ने कच्चे माल की जबरदस्त मांग पैदा कर दी और लैटिन अमेरिका इन्हें आपूर्ति करने के लिए बिल्कुल सही जगह था। इसके बाद ऐतिहासिक वस्तु बूम आया और अगले 8 वर्षों में चीन लैटिन अमेरिका व्यापार हर साल 31% बढ़ा। 2021 में व्यापार 450 अरब डॉलर से अधिक हुआ। 2024 में चीनी सरकारी मीडिया के अनुसार यह 518 अरब डॉलर था। कुछ अर्थशास्त्री मानते हैं कि 2035 तक यह आंकड़ा 700 अरब डॉलर से अधिक हो सकता है। आज चीन दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा और लैटिन अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। अमेरिका पहले स्थान पर है। लैटिन अमेरिका मुख्य रूप से सोयाबीन, कृषि उत्पाद, मांस, तांबा, पेट्रोलियम, तेल और अन्य कच्चा माल निर्यात करता है, जो चीन की फैक्ट्रियों और बुनियादी ढांचे के लिए जरूरी हैं। इसके बदले यह क्षेत्र चीन से उच्च मूल्य वाले विनिर्मित वस्तुएं जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, वाहन और उपभोक्ता उत्पाद आयात करता है। लेकिन इस संबंध की एक कीमत भी है। विशेषज्ञों का मानना है कि सस्ते चीनी आयातों से स्थानीय उद्योगों को नुकसान हुआ और घरेलू प्रतिस्पर्धा कठिन हुई। चीन ने व्यापार जारी रखा है। बीजिंग इंटर अमेरिकन डेवलपमेंट बैंक और कैरेबियन डेवलपमेंट बैंक दोनों का एक गैर ऋण लेने वाला मतदान सदस्य भी है, जिससे उसे इन संस्थाओं के भीतर प्रभाव मिलता है। कभी पश्चिमी देशों का दबदबा था। मई 2025 में बीजिंग में चीन सीलेक फोरम की मंत्री स्तरीय बैठक हुई, जिसमें चीन ने दिखाया कि वह धीमा नहीं बल्कि तेजी से आगे बढ़ रहा है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सीलेक के लिए 9 अरब डॉलर से अधिक की युआन क्रेडिट लाइन घोषित की। सदस्य देश कहते हैं कि यह फंडिंग विकास, शांति व सुरक्षा कार्यक्रमों को समर्थन देगी। चीन ने 5 अनिर्दिष्ट देशों को वीजा मुक्त यात्रा का वादा किया। अब क्षेत्र में चीन का सरकारी निवेश घट रहा है। राज्य स्वामित्व वाली वित्तीय संस्थाओं का खर्च धीमा है और चीनी कंपनियां बीजिंग के लिए अहम क्षेत्रों जैसे तकनीक, दूरसंचार, हरित ऊर्जा, खनिज और इलेक्ट्रिक वाहनों में निवेश बढ़ा रही हैं।
चीन का नया कम्युनिटी ऑफ लैटिन अमेरिकन एंड कैरिबियन स्टेट्स ढांचा आर्थिक प्राथमिकताओं और क्षेत्र में उसके राजनीतिक सामाजिक विस्तार को दर्शाता है। विशेषज्ञों के अनुसार इस क्षण ने बीजिंग की यह मंशा स्पष्ट की कि वह अमेरिका के खाली स्थान को भरना चाहता है, खासकर जब ट्रंप प्रशासन ने क्षेत्रीय जुड़ाव कम किया था। चीन तब तक अच्छा विकल्प लगा जब तक उन्होंने इसकी कीमत नहीं जानी। उदाहरण के लिए 2023 में चिली ने चीन को करीब 38 अरब डॉलर का निर्यात किया। यह उसके कुल निर्यात का 38% है। यह लाभदायक है, पर इतनी निर्भरता से देश आर्थिक दबाव में आ सकते हैं अगर संबंध बिगड़े। चीन की रणनीति के केंद्र में एक चीज है जिसे वह अपनी साउथ साउथ कोऑपरेशन कहता है। कागजों पर यह एक विकास ढांचा है जो सहायता, निवेश और व्यापार के इर्द गिर्द बना है, लेकिन असलियत में यह एक सावधानीपूर्वक तैयार की गई प्रभाव अभियान है। चीन ने लैटिन अमेरिकी देशों में सद्भावना बढ़ाने के लिए सॉफ्ट पावर, संस्कृति, शिक्षा, छात्रवृत्तियों, मीडिया और राजनीतिक आदान प्रदान पर जोर दिया है। इसका मकसद बीजिंग को अमेरिका और यूरोप के भरोसेमंद विकल्प के रूप में दिखाना है। 2001 में पूर्व चीनी राष्ट्रपति झांग जेमिन ने लैटिन अमेरिका का ऐतिहासिक 13 दिवसीय दौरा कर इस प्रयास को तेज किया। तब से उच्च स्तरीय राजनीतिक संपर्क सामान्य हो गया है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 2013 के बाद से कम 5 बार क्षेत्र का दौरा किया। अब आवाजाही दोनों ओर होती है। 2023 में 8 लैटिन अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने चीन का दौरा किया, जबकि 2022 में एक और 2021-2020 में कोई नहीं गया। चीन ने दर्जनों द्विपक्षीय समझौतों के अलावा अर्जेंटीना, ब्राजील, चिली, इक्वाडोर, मेक्सिको, पेरू और वेनेजुएला से व्यापक रणनीतिक साझेदारियां की हैं, जो उसकी आम उच्च स्तरीय कूटनीतिक संबंध हैं। लेकिन कारण सिर्फ अर्थव्यवस्था और कूटनीति नहीं है। एक मुख्य उद्देश्य ताइवान को अलग थलग करना भी है। चीन किसी भी ऐसे देश के साथ राजनयिक संबंध बनाने से इनकार करता है जो ताइवान की संप्रभुता को मान्यता देता है। नतीजतन लैटिन अमेरिका का ताइवान के प्रति समर्थन लगातार कम होता गया है। अब ताइवान को केवल बेलीज, ग्वाटेमाला, हैती, पराग्वे और कुछ कैरेबियाई देश ही मान्यता देते हैं। 2023 में होंडुरास ने ताइवान से सहायता न मिलने पर बीजिंग का समर्थन किया। मध्य अमेरिकी संसद ने उसी साल ताइवान को हटाकर चीन को स्थायी पर्यवेक्षक बनाया। इसमें एक राजनीतिक पहलू भी है जो कई पर्यवेक्षकों को चिंता में डालता है। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि चीन और लैटिन अमेरिकी संबंधों से क्यूबा, निकारागुआ और वेनेजुएला में अधिनायकवादी सरकारें मजबूत हो रही हैं। एवन एलिस, जो यूएस आर्मी वॉर कॉलेज में रिसर्च प्रोफेसर हैं, चीन को जनवाद का एक इनक्यूबेटर बताते हैं, क्योंकि अधिनायकवादी शासन चीन में एक भरोसेमंद साझेदार पाते हैं, न कि बीजिंग सक्रिय रूप से ऐसा शासन बनाता है। चीन की लैटिन अमेरिका नीति में व्यापार, निवेश, कूटनीति के साथ सुरक्षा और सैन्य पहलू भी शामिल हैं, जैसा 2016 के नीति श्वेत पत्र में बताया गया है। बीजिंग रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर जोर देता है, जिसमें हथियार बिक्री, सैन्य आदान प्रदान, प्रशिक्षण और खुफिया सहयोग शामिल हैं। इस प्रयास के केंद्र में वेनेजुएला है। 2006 में जब संयुक्त राज्य अमेरिका ने काराकास को सभी वाणिज्यिक हथियारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया, तो वेनेजुएला ने निर्णायक रूप से चीन की ओर रुख किया। आज यह क्षेत्र में चीनी सैन्य उपकरणों का सबसे बड़ा खरीदार है, लेकिन वेनेजुएला अकेला नहीं है। अर्जेंटीना, बोलीविया और इक्वाडोर ने चीनी सैन्य विमान, वाहन, रडार, असॉल्ट राइफलें और निगरानी उपकरण खरीदे हैं। क्यूबा ने तो और भी आगे बढ़कर काम किया है। हवाना ने चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के पोर्ट विजिट्स, संयुक्त प्रशिक्षण गतिविधियों और गहरी सैन्य भागीदारी की मेजबानी की है। अमेरिकी खुफिया अधिकारियों ने गंभीर चिंता जताई है कि चीन क्यूबा के साथ खुफिया सहयोग भी बढ़ा रहा है, जो कि अमेरिकी तटों से कुछ ही मील की दूरी पर एक संवेदनशील विकास है। चीन की भागीदारी संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों तक भी पहुंच गई है। 2004 में बीजिंग ने हैती में संयुक्त राष्ट्र मिशन में हिस्सा लिया और 100 से अधिक दंगा पुलिस तैनात की। चीन ने हैती से सेनाएं वापस बुलाने के बाद भी क्षेत्र में सुरक्षा मौजूदगी बनाए रखी और उसे विकसित किया। चीन लैटिन अमेरिका में सैन्य अभ्यास, कानून प्रवर्तन का समर्थन और सुरक्षा उपकरण देता है। इवो मोरालेस प्रशासन के दौरान बोलीविया में चीनी निर्मित दंगा विरोधी उपकरण और सैन्य वाहन गुयाना और त्रिनिदाद और टोबैगो की पुलिस बलों को प्रदान किए गए थे। चीन ने इक्वाडोर में कानून प्रवर्तन एजेंसियों को परिवहन वाहन और मोटरसाइकिलें दान की। बीजिंग ने दसियों हजार स्वचालित हथियारों की आपूर्ति की। और अब केवल समय ही बताएगा कि आखिरकार दक्षिण अमेरिका में प्रभाव बढ़ाने में कौन सफल होता है।